वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपकी एजुकेटर प्रतिमा चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपनी नई क्लास में। इससे पहले मैं आपको 10 क्लासेस करवा चुकी हूं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो जाके उन्हें देख लीजिए। दीज क्लासेस आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू। और ये क्लासेस जो हैं ये आपके सिर्फ यूपी पीसीएस के सीसैट के लिए ही नहीं है, ये आपके एमपी पीसीएस, आपके मतलब स्टेट की किसी भी स्टेट में जिसमें पीसीएस का एग्जाम होता है सभी के लिए हेल्पफुल है। साथ ही साथ ये आपके आरओ एआरओ के लिए हेल्पफुल है, आपके बीईओ के लिए भी ये क्लासेस हेल्पफुल है, राइट। इन क्लासेस के पीछे जो कॉन्सेप्ट है, जो ड्यूब थ्योरी है, वो मैंने सीसैट के कोर्स में कंप्लीट करवाया है। पांचों के पांचों सेक्शन आपको उस कोर्स में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मैथ से स्टार्ट हो गया, चलिए पढ़ लेते हैं। While selling a watch, a shopkeeper gives discount of 5% on its marked price. Marked price पता है ना, जैसे आप चिप्स लेते हैं तो उस पर एक marked price लिखा होता है कि ये चिप्स इतने का है। मान लीजिए आपने कोई टॉय लिया, ठीक है, उस टॉय पे जो है 200 रुपये लिखा है, लेकिन दुकानदार आपसे कह रहा है कि नहीं, मैं आपसे, मेरी पुरानी जान पहचान है, आपको मैं हमेशा सामान आपसे लेता रहता हूँ, आपको हमेशा सामान आप मुझसे लेते रहते हो, तो चलो मैं आपको 50 रुपये का डिस्काउंट देता हूँ। तो डिस्काउंट उसने अपने कॉस्ट प्राइस पे नहीं दिया कि जितने में उसने खरीदा था उतने पे उसने दिया है, नहीं, डिस्काउंट उसने मार्क्ड प्राइस में दिया है। अगर उसमें 200 लिखा है तो उसने 50 रुपये उसमें डिस्काउंट दिया है आपको। तो मार्क्ड प्राइस वो होता है जो किसी भी पैकेट में, किसी भी आइटम में लिखा हुआ होता है, प्रिंटेड होता है। तो मार्क्ड प्राइस इज अ प्रिंटेड प्राइस, कहीं कहीं पे ये प्रिंटिंग भी लिखा रहेगा। तो एक घड़ी को बेचते समय दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। कहता है यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपए कम मिलते। तो मान के चलो कि जो मार्क्ड प्राइस है, यानी कि जो अंकित मूल्य है, वो x रुपीज है, ठीक। अब पहले वाले में उसने 5% की छूट दी, यानी कि उसने 95% में वो सामान बेचा, तो x के 95% पे तो बेचा है। दूसरे वाले पे उसने 10% की छूट दे दी है, यानी कि उसने 90% पे बेचा है। अब जो दोनों सामान जब इसने दे दिए तब इसको पता चला कि यार मुझे तो 25 रुपए कम मिले, पहले वाले में 25 रुपए ज्यादा मिले, दूसरे वाले में 25 रुपए कम मिले, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना है, 25 रुपए। अब इनको सॉल्व कर लो, ठीक। एलसीएम ले लो तो 20 आएगा, ये 19x, ये 18x, राइट, इधर 25 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500। तो x हमने मार्क्ड प्राइस मांगा था, वही तो पूछा है आपसे, तो 500 रुपए आपका यहाँ पर मिल गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट में कहता है स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 45% ऑफ मार्क्स टू पास एन एग्जामिनेशन, ही गेट्स ओनली 50 मार्क्स एंड फेल्स बाय 4%। एक एग्जाम हुआ, एग्जाम में उन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि भैया अगर आपके 45% नंबर भी आ गए तो आप लोग पास हो जाओगे। अब एक लड़के के बेचारे के 50 नंबर आ गए, लेकिन वो 4 नंबर से फेल हो गया, यानी कि अगर उसको 4 नंबर और मिल जाते तो वो लड़का पास हो जाता, यानी कि सीधी सी बात है कि पासिंग मार्क्स 54 है, ठीक है। अब यहाँ पे ये 45 मार्क्स कह रहा है, 45% मार्क्स कह रहा है, तो 45% तो मैक्सिमम मार्क्स के होंगे ना। तो मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स होते हैं आपके x। अब अगर आप में से किसी को ये डाउट है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, तो बच्चे मैं ये बता दूं कि मैक्सिमम मार्क्स आपके वो मार्क्स होते हैं जिसमें से आपको नंबर दिए जाते हैं। जैसे आपके 200 नंबर का पेपर है और उन्होंने कहा कि 33% नंबर आपको क्वालिफाई होने के लिए चाहिए, है ना, तो वही 33% नंबर है, ये 45%। तो ये वही मैक्सिमम मार्क्स हैं जो आपके एग्जाम में 200 नंबर होते हैं, ठीक। तो ये मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके x हो गए। अब x का 45% ही तो पासिंग मार्क्स है, और एक्चुअल में ये नंबर 54 है।
क्योंकि उस लड़के के 50 नंबर आए, बेचारे के 4 नंबर और आ जाते तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो ये 54 है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120। ठीक है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस एग्जाम के? 120। नेक्स्ट, टाइम एंड वर्क। ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, समय और कार्य। कहता है 10 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 7 days। 10 औरतें किसी काम को 7 दिन में पूरा कर देती हैं। और 10 चिल्ड्रन, 10 बच्चे, ठीक है, उसी काम को, काम सेम है लेकिन जब औरतों को काम दिया गया तो उन्होंने 10 औरतों ने मिलकर वो काम 7 दिन में पूरा कर लिया। उसी तरह जब चिल्ड्रंस को ये काम दिया गया तो उन्होंने 10 बच्चों ने मिलकर ये काम 14 दिन में पूरा कर दिया। सेम का आपसे कहता है कि अगर हम 5 वुमेन, 5 औरतें और 10 बच्चों को मिला दें और उन्हें कहें कि सब बच्चे, सब औरतें मिलकर, बच्चे मिलकर ये काम करो, उसी काम को, तो अब वो काम कितने दिन में पूरा होगा? चलिए अब यहां से समझो। 10 वुमेन एक काम को 10 वुमेन किसी भी काम को, काम जो भी होगा उस काम को 7 दिन में करती हैं। एक वुमेन उस काम को कितने दिन में करेगी? 70 दिन में करेगी। ठीक, एक वुमेन करेगी 70 दिन में, राइट। तो 5 वुमेन कितने दिन में काम पूरा करेंगी? अगर एक वुमेन 70 दिन में करती है तो 5 वुमेन कितने में करेंगी? 14 days में। ठीक है, ये 5 वुमेन मिलकर काम करेंगी तो 14 दिन में कर देंगी, 14 दिन में पूरा काम कर देंगी। तो 5 वुमेन का एक दिन का काम कितना आ जाएगा? 1/14। सेम उसी तरीके से चलो, यहाँ पे कितने बच्चे थे? 10 बच्चे थे। 10 बच्चे कितने दिन में काम करते हैं? 14 दिन में इस काम को पूरा निपटा देते हैं। यानी कि आपके ये मान लो कि एक बच्चा इस काम को 140 दिन में करेगा। ठीक है, तो 10 बच्चे इस काम को कितने दिन में करेंगे? 14 दिन में फिनिश कर देंगे। ये भी 14 दिन में फिनिश कर देंगे। तो हम ये यहाँ पे देखेंगे कि 10 बच्चों के एक दिन का काम कितना है? 1/14। अब यहाँ पर यही तो पूछा है आपसे कि 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन एक दिन में अगर इतना काम कर लेते हैं तो कितने दिन में ये पूरे टास्क को कंप्लीट करेंगे? तो पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए 1/14 प्लस 1/14, इनको क्या करो? एलसीएम लेके इनको सॉल्व कर लो। तो ये 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2/14, यानी कि 1/7। तो बस ये इनका 1 डे का काम आ गया। तो टोटल डेज निकालने के लिए इसको उल्टा कर लो। तो 5 वुमेन और 10 चिल्ड्रन मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 7 days में। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आ जाएगा। क्लियर? तो यहां तक समझ में आ गया है आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब द एवरेज एज ऑफ अ हस्बैंड एंड हिज वाइफ वाज 23 years at the time of their marriage. After 5 years they have 1-year-old child. The average age of the family now. ठीक है, एक परिवार है, उस समय जब उनकी शादी हुई थी उस कपल की, तो औरत और उसके पति की जो आयु थी वो 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद उनके पास एक बच्चा भी है। अब बच्चे यहाँ पर देखो कि जब उनकी शादी हुई थी उस टाइम की अगर हम बात करें तो हस्बैंड प्लस वाइफ दोनों की एवरेज एज जो है वो है कितनी? 23 साल। तो एवरेज एज आपको पता है कि कैसे होती है, यानी कि अपॉन में 2 करके ये 23 साल होगी। तो टोटल एज अगर मैं इनकी निकाल लूं तो आ जाएगी, हस्बैंड और वाइफ की टोटल एज कितनी आ जाएगी? 46। अब बात आती है कि 5 साल बाद, अब 5 साल बाद है यानी कि इसकी भी उम्र में 5 जोड़ेंगे और इसकी भी उम्र में 5 जोड़ेंगे, तो 10 तो ये हो गए, यानी कि 46 + 10। ठीक, अब उनके पास 1 साल का बच्चा भी है तो +1।
और टोटल बच्चे यहाँ पर ये कितने हो गए, मेंबर कितने हैं, 3 मेंबर हैं, तो डिवाइडेड में 3, तभी तो एवरेज निकलेगा। तो ये आ जाएगा 57, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इनका 19 ईयर्स, यानी कि उस परिवार की जो एवरेज एज है वो है 19 साल। क्लियर। नेक्स्ट, यदि x और y पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो 13 है। आपको बोला है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। देखो बच्चे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपको दे रखा है कितना, 13। यहाँ पर भी वही मेथड यूज करेंगे। ये आपको याद होगा कि इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले क्लास में करवाया था, ठीक है, जिसमें वैल्यूज मैंने पुट करवाई थी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अगर 13 है तो आप ये देखो कि फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब 13 जो है वो एक प्राइम नंबर है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1 और एक और नंबर होता है खुद। अब यहाँ पर यानी कि या इन दोनों में एक गुणनखंड 1 है और एक है 13, तो 13 एकम 13 हुआ और तो कोई फैक्टर है ही नहीं। तो मैं मानती हूं कि x मेरा 7 है और y जो है मेरा 6 है। क्लियर। कैसे, 7 में से 6 कम करेंगे तो 1 और 7 और 6 13। क्लियर। चलिए अब ये जो वैल्यूज आई है ना इसको इसमें पुट करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो आपको दे रखा है इसमें पुट करो। तो x की वैल्यू 7 7 जा 49, y की वैल्यू 6 है, 6 6 जा 36, तो ये कितना आ जाएगा 85। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखो, रोम्बस। तो ये है आपके सामने रोम्बस। इस तरीके का होता है रोम्बस कुछ, मतलब ये मान लो कि स्क्वायर का ही रूप है, ठीक है, बस ये इस तरीके से होता है। अब आपको बोला है इसने ठीक, अब आपको इसने क्या बोला है कि जो डायगोनल्स हैं, अब बच्चे डायगोनल्स क्या होंगे आपको ये कंफ्यूजन ना हो तो मैं बता दूं, डायगोनल्स होते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, दीज आर डायगोनल्स। ये डायगोनल्स है, ठीक है। कहता है जो रोम्बस है उसका एक डायगोनल है 24 और एक डायगोनल है 32। आपको पूछ रहा है लेंथ ऑफ द साइड, यानी कि ये पूछ रहा है आपको कि ये इसकी लेंथ क्या होगी। तो बच्चे देखो फॉर्मूला होता है साइड निकालने का, साइड को मैंने a मान लिया, ठीक है। a स्क्वायर जो होता है d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। अब d1 क्या है आपका 24, तो 24 को 2 से भाग करेंगे तो 12 और 12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144। मैं डायरेक्ट कर रही हूं इसलिए किसी को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 144 कहां से आया, राइट। बता भी रही हूं लेकिन साथ में d2 क्या है 32, 32 को 2 से भाग करेंगे तो 16 और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256, राइट। तो ये कितना आ जाएगा 400 और a स्क्वायर की वैल्यू है 400, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। यही तो पता करना है आपको साइड, यानी कि ये जो साइड है ये कितनी आ गई है 20। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट कहता है एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुना है और माता की जो उम्र है उसके पुत्र की 8 गुना है। पिता और माता की उम्र का जो योगफल है वो 51 है। पुत्र की उम्र क्या है देखो मान लो सन जो है यानी कि बेटा x का है, तो फादर यानी कि पिता जो है वो कितने हैं 9 गुना है तो 9x हो जाएगा। मदर जो है इसकी मम्मी वो कितनी है 8 गुनी है तो ये 8x हो जाएगा।
माँ और पिताजी, माता और पिता की जो एज है उनका सम जो है वो 51 है, यानी कि 9 और 8 17। तो 17x बराबर किसके है? 51 के, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? 3। तो पुत्र की आयु पूछी है, पुत्र की आयु 3 वर्ष आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का ये कौन सा फॉर्म है? सिंपल। बी कहता है कि उसकी माँ, ए की माँ की एकमात्र पुत्री है। चलिए, ये बी है, ठीक। बी कह रहा है कि इसकी जो मम्मी है वो ए की मम्मी की, ये ए है, तो ए की मम्मी की एकमात्र पुत्री है। तो ये पुत्री है तो ऑब्वियसली ये पुत्र होगा, क्योंकि पुत्री एक ही है। वो कह रहा है ना एकमात्र पुत्री है, अकेली पुत्री है, ये सिंगल डॉटर है, तो यानी कि ये इसका सन होगा। तो ये बी का क्या हुआ? तो ए बी से किस तरह संबंधित है? तो ए उसका मामा हो गया भाई, जिसे हम अंकल कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, कोडिंग डिकोडिंग। एक निश्चित कूट में पैन को 31 लिखा जाता है। तो देखो पैन को 31 कैसे लिख सकते हैं? P की वैल्यू 16, A1 और N 14, सबको ऐड किया मैंने तो कितना मिला मुझे? 31 मिल गया, यानी कि सबकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके आंसर आ रहा है। उसके बाद ये कहता है PAR, इसको 35 लिखा जाता है। तो चेक कर लेते हैं हमारा लॉजिक सही है या नहीं है, ऐड करके आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो ये 16 और 1 17 प्लस 18, ये 35 हो गया, यानी कि प्लस करके आ रहा है। तो अब आपसे इसने पूछा है कि पैट के लिए क्या लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे? देखो 16 और 1 17 तो है ही पहले से, 20 और ऐड हो जाएगा तो 37 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ गया। अच्छा, किसी को अगर दिखा ना हो तो देख लो भाई, क्लियर है ना? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस हैज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपको करेक्ट पैसिव वॉइस बताना है। सेंटेंस आपको एक्टिव वॉइस में दे रखा है, पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है। लॉक अप डेड हाउस, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। अब जो इस तरीके के सेंटेंस होते हैं बच्चे, इनकी स्टार्टिंग जब ये यहाँ पे करेंगे हम, तो ये लेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लेट से स्टार्ट होंगे सारे हाउस, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर देखो, कहता है लेट डेट हाउस बी लॉकिंग अप बाय यू। तो लॉकिंग क्यों आएगा? आईएनजी फॉर्म क्यों आएगी? नहीं। लेट डेट हाउस लॉक्ड अप बाय यू या लेट डेट हाउस बी लॉक्ड अप, लेट डेट हाउस बीइंग लॉक्ड अप। तो बीइंग लॉक्ड अप तो नहीं आएगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म नहीं बोली है ना, बी की आईएनजी फॉर्म थोड़ी ना आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी तो लगेगा ही लगेगा। तो ये डेट हाउस जो है ये आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के तौर पे। तो लेट डेट हाउस लॉक्ड अप बाय यू। अब बच्चे यू तो ऊपर नहीं दे रखा ना, क्या यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि ही है, यू है, शी है? मेंशन तो नहीं कर रखा, तो यू कहाँ से आएगा? ये नहीं होगा। लेट डेट हाउस बी लॉक्ड अप, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट, चलिए, विच ऑफ दीज वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें से किसकी स्पेलिंग जो है वो गलत है? देखो, एम्बिशन ठीक लिखा है, इंस्टीट्यूशन ठीक लिखा है, कलेक्शन ठीक लिखा है, ट्रांसमिशन गलत लिखा है। ट्रांसमिशन की जो स्पेलिंग होती है ये होती है, देख लो, ट्रांसमिशन की स्पेलिंग ये होती है। आपके एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट आएगा, ठीक है, सिंपल सी है, 4 ऑप्शन दे देगा, बता देगा कौन सा स्पेलिंग इसमें से गलत है वो बताओ। आसान आएगा, तो इतना कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से बता लोगे। एक बेसिक नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट,
What is appropriate meaning of the idiom do not always pick holes? हमेशा छेद मत ढूंढो. Do not always pick holes, हमेशा छेद को मत चुनो. इसका मतलब क्या है कि वो छेद चुन रहा है? नहीं. This is a idiom. ये बच्चे एक idiom है. जैसे कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ये भी एक मुहावरा है. ठीक है. साहब वो भैंस के आगे बीन बजाना, ये थोड़ी ना कि भैंस के आगे लेके कोई बीन बजाता है, नहीं ना. तो सबके अपने अर्थ हैं. तो इसका मतलब होता है कि हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करना, दूसरों की निंदा करना, दूसरों के कामों में मीन मेक निकालना, तो क्रिटिसाइज इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द इडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ? धरती का नमक. तो अब इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि धरती का नमक. सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब होता है एक बहुत ही ईमानदार और अच्छा आदमी. तो वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ. आज की क्लास में इतना ही. आई होप आपको क्लास पसंद आ रही हो. ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आपको पसंद आ रहा, नहीं भी आ रहा तो भी बताइएगा जरूर.